किसान भाइयों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके खास कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, आज हम मौजूद हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एवं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र इंदौर में। और यहाँ पर इस संस्थान के अध्यक्ष हैं डॉक्टर केसी शर्मा। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे खास कार्यक्रम में। धन्यवाद किसान भाइयों। डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाई जानना चाहेंगे कि आपका केंद्र जो है वो गेहूं की नई जातियों के विकास के लिए जाना जाता है, तो आप केंद्र के बारे में हमारे किसान भाइयों को बताइए। किसान भाइयों, सबसे पहले मैं आप सभी को नमस्कार करता हूं। और उसके बाद मैं जो हमारा मध्य प्रदेश के इंदौर में जो हमारा गेहूं अनुसंधान केंद्र के नाम से जाना जाता है, और ये इसका जो मुख्य संस्थान है वो दिल्ली जो पूसा इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता है। और सन 1946-47 में हमारे मध्य प्रदेश में गेहूं में इतनी बुरा रतुआ आया था, जो काला भूरा रतुआ रहता है, कि हमारे जानवरों के लिए भी चारा नहीं मिल पाया था। तो इसकी जो हमारी परियोजना चल रही थी हमारे आईआरआई में रतुआ की, जहां डॉक्टर बीपी पाल उसके कोऑर्डिनेटर थे, तो इस केंद्र को उसी जो रतुआ से रोधी किस्में उगाने के लिए इस केंद्र को 1951 में, जो कि 3 अक्टूबर 1951 उसकी नींव रखी गई थी, और ये उसका ही एक केंद्र बनाया गया था, जो अभी तक हमारे करीब 45 वैरायटी ऐसी विकसित कर चुका है जिसमें रतुआ या कोई दूसरी बीमारी नहीं आती है, और इसमें पैदावार बहुत अच्छी देने की क्षमता सभी प्रजाति हमारी रखती हैं, और जो विभिन्न दशाओं के लिए है। डॉक्टर साहब, आपने बताया रतुआ वो बीमारी थी जिसकी वजह से एक अनुसंधान खड़ा हुआ हमारे किसान भाइयों की मदद के लिए। डॉक्टर साहब, मध्य प्रदेश में गेहूं की कौन कौन सी जातियां होती हैं, इसके बारे में भी किसान भाइयों का मार्गदर्शन कीजिए। हमारे जो देश है इसमें गेहूं की 3 प्रजातियां पाई जाती हैं। एक तो आप सभी ने सुना होगा, ट्रेटिकम एस्टिवम हम बोलते हैं वैज्ञानिक लोग, लेकिन उसको हम रोटी वाला गेहूं बोलते हैं। दूसरा है कठिया गेहूं, जिसे आप लोग मालवीय या जो कठिया गेहूं या मालवीय ड्यूरम बोलते हैं जिसको। और तीसरी जो स्पीसीज है जो हमारे मध्य प्रदेश में नहीं होती, हमारे मध्य प्रदेश में या तो रोटी वाला गेहूं हम उगाते हैं या कठिया गेहूं उगाते हैं, और दोनों की प्रजाति हमारे प्रदेश में होती है। तीसरा जो है हमारा दक्षिण भारत में, जो महाराष्ट्र से लेके महाराष्ट्र कर्नाटक में ट्रेटिकम डाइकोम, जिसे एमर व्हीट बोलते हैं, वो होती है। तो हमारे 2 जो हमारी प्रजातियां हैं, मुख्य प्रजातियां हमारे मध्य प्रदेश के लिए, उन पर ये केंद्र शोध करता है, और नई नई प्रजातियां, एक से एक अच्छी प्रजाति, अधिक से अधिक पैदावार और जो बीमारी ना आए और अच्छी गुणवत्ता वाली हो, पैदा करता है। डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाई अब अवगत हो चुके हैं, जान चुके हैं 2 तरह की जातियां गेहूं की होती हैं, एक रोटी वाला गेहूं, इसके अलावा एक मालवी गेहूं। डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाई जानना चाहेंगे कि बुआई की विभिन्न विभिन्न परिस्थितियां होती हैं, तो उन परिस्थितियों के हिसाब से कौन सी किस्में उन्हें उगाना चाहिए। देखिए किसान भाइयों, आपको ये देखना है कि आपके पास कितना पानी है, आपका खेत कब खाली हो रहा है। हम प्रजातियों का जो हमारी वैरायटी जो गेहूं है, और दूसरा आप रोटी वाला गेहूं लगाना चाहते हैं या फिर आप जो है कठिया गेहूं लगाना चाहते हैं, तो दोनों ही तरह की हमारे पास, आप जिस परिस्थिति के लिए अपना गेहूं पैदा करना चाहते हैं उसके लिए हमारे साथ प्रजातियां हैं। और जैसे आपके पास दिसंबर में ही पानी ख़त्म हो जाता है, जनवरी पानी ख़त्म हो जाता है, तो उसके लिए प्रजाति अलग हैं। जैसे हमारी HI 1500 है, जो कि आप एक बार अंकुरण अगर हो गया तो आपको पैदावार देगा। या फिर आपको पास कठिया गेहूं बोना है तो उसके पास के लिए भी हमारे पास वैरायटी हैं। समय से के लिए, अगर आपका समय से खेत खाली हो रहा है उसके लिए अलग हैं। अगर आपका देर से खाली हो रहा है, तीसरी परिस्थिति आती है कि आपने आलू बो रखा है, अरहर बो रखी है, धान बो रखा है, आपका खेत देर में खाली हो रहा है, वो दिसंबर में खाली हो रहा है या जनवरी के शुरू में खाली हो रहा है, तो उसके लिए प्रजाति अलग हैं। और कृपया किसान भाई ये ध्यान रखें कि आप परिस्थिति के अनुसार ही वैरायटी की जो हमारी प्रजाति है उसकी चुनाव करें, और जो भी आपको इसमें चाहिए वो हमारे पास उपलब्ध है। अलग अलग प्रजातियां हैं, और ये ध्यान रखें कि आपके पास पानी कितना है, हमें अवश्य बताएं कि पानी कितना, उसी के अनुसार वैरायटी लें, उसी के अनुसार अपना तारीख जो है बोने की तारीख का चुनाव करें। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि बुआई के लिए जो किस्म का चयन करना है उसके लिए बहुत सारे कारक जिम्मेदार हैं, जिन पर किसान भाइयों को ध्यान देना चाहिए कि उनके पास संसाधन या पानी कैसा है। डॉक्टर साहब, इसके अलावा
मध्य प्रदेश का जो गेहूं है वह बहुत ही प्रसिद्ध है और केवल भारत के राज्यों में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में इसकी प्रसिद्धि है। इसके बारे में आप बताएंगे कि आखिर क्यों इसकी इतनी प्रसिद्धि है मध्य प्रदेश के गेहूं के बारे में? देखिए, जो मुख्य इसका कारक है कि हमारे प्रदेश में, जो हमारा मध्य प्रदेश है, एक तो इसकी जो ज़मीन में पोटास बहुत ज़्यादा है जो कि गुणवत्ता को सुधारता है। दूसरा है कि यहाँ पे जो सनशाइन आवर है दूसरे प्रदेशों के अपेक्षा यहाँ मिलते हैं, जिससे हमारे गेहूं की गुणवत्ता सुधरती है। तो ये देखेंगे आप, जैसे हम लोग कहते हैं कि हमारी चंदौसी है, सरबती है, लेकिन दूसरे प्रदेशों में या दूसरे देशों में इसको एमपी वीट के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ की गुणवत्ता बहुत अच्छी है। और हम लोग इसको जो है मध्य प्रदेश में हमारे जैसे रोटी वाला गेहूँ है उसको चंदौसी सरबती कहते हैं। दूसरा हमारा जो ड्यूरम वीट है उसको हम लोग कठिया या मालवी देते हैं। ये हमारे लोकल नाम है, लेकिन हमारा जो दूसरे प्रदेशों में या सब जगह जो खाया जाता है, पसंद किया जाता है, क्योंकि इसकी रोटी मुलायम होती है काफ़ी हमारे यहाँ के गेहूँ की। और देखा जाए तो अगर आप ध्यान से खाएंगे चपाती को, मुलायम के साथ साथ थोड़ा बहुत उसमें मीठापन भी आता है जो दूसरे किसी प्रदेश में नहीं आता है। इसलिए हमारे यहाँ के गेहूँ को पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं दूसरे देशों में पसंद किया जाता है। तो किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने हमें बताया मध्य प्रदेश का गेहूं क्यों विश्व प्रसिद्ध है। उसकी वजह है उसका मुलायम होना। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद मेरे किसान भाइयों को इससे अवगत कराने के बाद। डॉक्टर साहब, 19 से 31 अगस्त 2022 ग्वालियर में जो गेहूं जो वर्कर मीट हुई है जिसमें कुछ नई जातियां चिन्हित की गई हैं, उनके बारे में भी मेरे किसान भाइयों को बताइए। देखिए किसान भाइयों, ये जो प्रजातियाँ इस केंद्र की जो अभी जैसे आप कह रहे हैं कि 29 से 31 जो ग्वालियर में हमारी जो वर्कर्स मीट हुई थी उसमें हुई हैं, तो उसमें हमारी 6 प्रजातियों में 3 प्रजाति हमारे जो हमारा क्षेत्रीय केंद्र है, जो हमारा सेंट्रल जोन है, उसके लिए हुई हैं। एक हमारी पेनिनसुलर जोन जो साउथ का हमारे दक्षिण भारत का है उसके लिए हुई है, और 2 हमारी जो नॉर्थ वेस्ट है, जो हमारा दिल्ली है, राजस्थान है, पंजाब है, उन प्रदेशों के लिए हुई हैं। और ये अगर देखा जाए तो एक से एक अच्छी है। और इसमें 2 हमारी जो ड्यूरम की हैं, जो कठिया गेहूं की हैं, और 4 रोटी वाले की हैं। तो ये अभी आइडेंटिफाई हुई हैं। इस बार हम इसका बीज बनाएंगे। अभी ये नोटिफाई होनी बाकी हैं, जो जहाँ तक है दिसंबर से पहले हो जाएंगी। उसके बाद हम इनको किसान भाइयों के खेतों पे जो इसके प्रदर्शन लगाने की उम्मीद करेंगे कि हम जो है किसानों को इनको करके दिखाएंगे ताकि इसको पसंद करें। डॉक्टर साहब, आज का जो किसान भाई है या गेहूं जिसको आखिर में खाना है, दोनों ही गेहूं की गुणवत्ता से समझौता नहीं करने वाले हैं, करना नहीं चाहते हैं। तो ऐसे में गेहूं की गुणवत्ता कैसे इससे संबंध रखती है, इसके बारे में मेरे किसान भाइयों को बताइए। देखिए, आपने बहुत ही समसामयिक प्रश्न किया है और ये आज सही बात है, क्योंकि हमारा देश, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने भी अभी कहा था छाती ठोक के कि हम पूरे संसार को गेहूं खिलाने की स्थिति में हैं, हमसे डिमांड करें और हम पूरे देश संसार को खिला सकते हैं। तो इसमें क्या है कि जो हमारा हम बाहर से गेहूं खरीदा करते थे, जो हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन आई थी, हरित क्रांति आई थी, उससे पहले हमें दूसरे देशों से मंगाना पड़ता था और उनसे ऐसी क्वालिटी आती थी जैसे लाल गेहूं आप सभी लोग जानते हो, में गाजर घास बोलते हैं, वो उसी गेहूं के साथ आई हुई है। आज हमारा पूरा देश उससे परेशान है। लेकिन आज हम इस स्थिति में हैं कि हम पूरे देश के साथ साथ अपना पेट भर सकते हैं और दूसरों का भी भर सकते हैं। और हमारा जो अगर देखे जाए तो 2020-21 में जो उत्पादन था 109.6 मिलियन टन था, और अब इस साल थोड़ा सा घटा क्योंकि हमारे कुछ प्रदेशों में जल्दी गर्मी आ गई थी, उससे थोड़ा सा 1000 ग्रेड जो 1000 दानों का वजन होता है वो थोड़ा कम हो गया था। तो 106 मिलियन टन फिर भी है, जो कि हमने जो 2025 के लिए टारगेट फिक्स किए थे वो हमने 2001 में ही मतलब हमने उसको पा लिया था। और ये भी प्रोडक्शन अच्छा है और हमें कर सकते हैं। और अभी हमारे वैसे अगर हम विश्व स्तर की बात करें तो 2004 से ही जो हमारे विकसित देश हैं वो गुणवत्ता की बातें करने लगे थे और उन्होंने बहुत सारा काम इस पर किया था। लेकिन हमारे यहाँ जो हमारा देश है इसमें 2018 से, क्योंकि हमारा प्रोडक्शन, हमारा पेट भर गया उत्पादन से, हमारे पास खूब रहने लगा, रहने की हमारे स्टोरेज भी कम पड़ने लगे, तो हम गुणवत्ता की तरफ जाने लगे। तो अब क्या हो रहा है कि गुणवत्ता में मुख्य रूप से 4 पे हम ध्यान दे रहे हैं। एक प्रोटीन,
दूसरा है हमारा जो येलो पिगमेंट होता है जो आँखों के लिए बहुत अच्छा रहता है। तीसरा जैसे आयरन है जिसको हम लोग कहते हैं एनीमिया, इसी कमी से आता है। तो आयरन, क्योंकि आयरन पहले जो है 28 से 32 तक ही रेंज रहती थी अच्छी वैरायटियों में, लेकिन अब जो है, और जिंक की भी इतनी रहती थी, अब जो भी प्रजाति में हमारा जिंक और आयरन 40 ppm से ज़्यादा है उसको हम गुणवत्तापूर्ण मान लेते हैं। तो ये जो अभी जो चल रहा है, और अगर आपको ये जाने की खुशी होगी कि जो 2020 में हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने 2 बार जो है राष्ट्र को वैरायटी समर्पित की है अलग अलग फसलों की, तो 2020 में हमारी 1633 जो हमने यहाँ पे रख रखी है, प्रधानमंत्री महोदय ने 1633 प्रजाति को राष्ट्र को समर्पित किया था गुणवत्ता के लिए। उसके बाद जो है 1600, अभी जो पिछले साल जो सितंबर में प्रधानमंत्री महोदय ने, उसमें भी हमारी 2 प्रजाति हैं जिनमें एक HI 8823 और जिसे हमने पूसा प्रभात नाम दिया है, जो 1633 थी उसको हमने पूसा बाड़ी नाम दिया था, और एक दूसरी पूसा वकुला है जो इस बार किसानों के पास पहली बार पहुंचेगी, और ये भी प्रधानमंत्री महोदय ने राष्ट्र को समर्पित की है। तो हमारी 3 वैरायटी राष्ट्र को समर्पित गुणवत्ता के रूप में हो चुकी हैं, जिनमें 40 ppm से ज़्यादा जिंक आयरन होता है, वो गुणवत्ता में होती हैं। और अभी 2018 से हम लोग गुणवत्ता की तरफ जाने लगे हैं, और आजकल सभी फसलों में इस पर ध्यान दिया जा रहा है। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। तो डॉक्टर साहब, आपने गुणवत्ता के बारे में बताया, इसके अलावा हमारे किसान भाई अब जानना चाहेंगे कि गेहूं की जो किस्में हैं वो केवल ना हमारे प्रदेश में जो आपके संस्थान ने निकाली हैं, बल्कि वो अन्य प्रदेशों में भी प्रचलित हैं। इसका कारण क्या है, इस बारे में भी प्रकाश डालिए। देखिए, जो भी गेहूं की प्रजाति विकसित होती है वो एक स्टेबलाइजेशन लाने के बाद 8-10 साल हम लोग स्टेबलाइज अपने लेवल पे ही करते हैं उसको। जब अच्छी हो जाती है तो नेशनल लेवल पे, जिसको हम NIVT बोलते हैं, जो हमारे एक्सोडेंट पढ़ते हैं, तो वो नेशनल लेवल पे जाते हैं। उसके बाद 2 बार हम AVT करते हैं, एडवांस वेराइटल ट्रायल, जो हम इसमें जो करते हैं AVT करते हैं। तो उन 3 साल के आधार पे जो वैरायटी जहाँ पे भी ज़्यादा पैदावार देती है, अच्छी गुणवत्ता की होती है, बीमारियाँ नहीं लगती हैं, मुख्य रूप से रस्ट है या करनाल बंट है या बहुत सारी बीमारियाँ, ब्लैक पॉइंट है, तो ये बीमारियाँ नहीं आती। जहाँ पे ज़्यादा पैदावार और ये सब गुण होते हैं वहाँ के लिए उसको रिलीज़ कर दिया जाता है। ऐसी हमारी वैरायटी दूसरे प्रदेशों के लिए बहुत सारी निकल चुकी हैं और हमारे पीछे रखी भी हुई हैं, और आप देख सकते हैं, और वहीं के लिए रिलीज जाती है, क्योंकि हमारा मेन फोकस जो रहता है वो अपने मध्य प्रदेश के लिए रहता है। और क्योंकि मध्य प्रदेश में गेहूं की कठिया और रोटी वाले दोनों गेहूं रहते हैं, और हमारे केंद्र की जो वैरायटी है एक से एक अच्छी है। आपको ये जानकर खुशी होगी कि संसार में 58 कुंटल पर हेक्टेयर से ज़्यादा एवरेज औसत जो है आज की तारीख में, जो पिछले साल का है, किसी देश का नहीं है। इंग्लैंड में है, अगर खाली इंग्लैंड का देखें तो उसका है थोड़ा ज़्यादा, लेकिन अभी जो अपने मध्य प्रदेश सरकार ने जो अभी अगस्त में ही डेटा जो आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, उसमें अपने इंदौर का जो औसत है वो 60.1 कुंटल पर हेक्टेयर है, जो पूरे जिले का है। इसका मुख्य कारण है कि क्योंकि हम
हमारा काम है वैरायटी विकसित करना, और जो दूसरी एजेंसी होती है उनका काम होता है कि किसानों तक पहुंचाना। हम लोग भी पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जहाँ जहाँ हमारी वैरायटी पहुंच गई हैं वहाँ बहुत अच्छी अच्छी पैदावार हो, चाहे होशंगाबाद हो, चाहे हरदा हो, चाहे अपना इंदौर हो, चाहे हमारा और भी जो हैं प्रदेश के जो ज़िले हैं, काफ़ी अच्छी पैदावार वो ले पा रहे हैं। जबकि हमारे यहाँ पानी की कमी है, लेकिन हमने पानी के अनुसार ही प्रजाति डेवलप की है। और आपको ये भी जानकर खुशी होगी कि जो हमारी प्रजाति हैं, अभी भारत सरकार 2018 से इसमें हुई है। अगर आप हमारी पुरानी वैरायटीज़ को देखें तो हमारी वैरायटी पहले से ही बायो फोर्टिफाइड और ये जो गुणवत्ता में पहले से ही उन जो हमारे मानक इस तरह फिक्स किए गए उनसे ऊपर आ रही है। और आपको हम इसमें जो वैरायटी मेरे सामने रखी हुई है और जो भी है गुणवत्ता में पहले से ही है, हम पहले से ही गुणवत्तापूर्ण प्रजातियों का चयन कर रहे हैं और निकाल रहे हैं यहाँ से नई नई प्रजातियाँ, और हर कंडीशन के लिए हैं, ड्यूरम की भी और रोटी वाले की। तो डॉक्टर साहब, मध्य प्रदेश के सभी जिलों में गेहूं का उत्पादन अच्छा खासा है, और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, हमारे किसान भाइयों के पास संसाधनों की कमी रही है, पानी की कमी रही है, लेकिन उन चुनौतियों से निपटने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद बिल्कुल तैयार है। और हमारे जो रिसर्च स्टेशंस है, जो रिसर्च अनुसंधान केंद्र हैं, वो पूरी मेहनत कर रहे हैं ताकि अच्छी से अच्छी वेराइटीज़ वो निकालें। इन जो कमियां है, रिसोर्सेज की कमियां हैं, संसाधनों की कमियां हैं, उसके बावजूद हमारे किसान भाई उत्पादन कर सकें। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि 60 कुंटल प्रति हेक्टेयर, मतलब औसत ये उत्पादकता बिल्कुल विश्व प्रसिद्ध हमारा मध्य प्रदेश का गेहूं होने ही वाला है। डॉक्टर साहब, इसके अलावा जो मालवी गेहूं है, जिसे आपने बताया जाति ड्यूरम, इसके बारे में भी हमारे किसान भाइयों को बताइए। देखिए, कठिया गेहूं जो ड्यूरम व्हीट है, ये हमारे प्रदेश की स्पेशलिटी है। इतना न तो एरिया कहीं दूसरे प्रदेश में है, न उत्पादन है। और जो हमारी वैरायटी हैं, किसान भाई अगर देखें कि अभी हमें आप के बताएं कि हमारे पास एक पानी है, तो हम एक पानी हमारे पास, एक पानी दो पानी के लिए भी हमारे पास मालव कीर्ति उपलब्ध है। और एक अभी इसी साल अगर आप इसमें देखेंगे तो एक वैरायटी और निकल गई, HI 8830। ये जो इसमें HI 8830 दिख रही है, ये जो है एक दो पानी में ही पकने वाली है। दोनों वैरायटी जो इस साल हमारी निकली है इसकी कठिया गेहूं की, ये दोनों ही एक दो पानी में भी उत्पादन अच्छा देने की क्षमता रखती हैं। रही बात दूसरे की, अगर किसी के पास पानी है तो आज अगर देखें तो हमारे पास पूसा मंगल, पूसा अनमोल, और जो पूसा अनमोल का HI 8737 है, और पूसा जो मंगल है उसका HI 8713 है। और जो पोषण है हमारी, जो हमारी दो वैरायटी पहले बहुत ज़्यादा पॉपुलर रह चुकी हैं, जैसे हमारी पोषण और मालव शक्ति से ही गेहूं देखा जाए, जो 1999 हमारी जो यहाँ से विकसित हुई थी, जो HI 8498, उसी से मालवीय गेहूं आया है, जो 5% से नीचे पहुंच गया था। आज वो 18% से भी ऊपर एरिया हमारे मध्य प्रदेश में हो गया है। तो इसका जो मालव शक्ति है उसको जाता है श्रेय। तो जो हमारी पोषण, जो हमारी पूसा तेजस है HI जो 8759, ये अगर पूसा तेजस को देखें, अगर मंडी में भी देखेंगे तो इंदौर की मंडी में या अपने धार की है या उज्जैन की है, ज़्यादातर ट्रॉली इसी की मिलेंगी। और ये बहुत ही अच्छे चमक है। और ये जो पोषण और जो मालव शक्ति है उन दोनों क्रॉस है, तो इसमें दोनों के गुण है। क्वालिटी हमारी पोषण से आई है और उसका दाने का साइज वगैरह और जो पैदावार है वो हमारी 8498 जो हमारी मालव शक्ति से उससे आई है। तो ये एक से एक अच्छी वैरायटी है। और मालव शक्ति इसके हमारी विश्व प्रसिद्ध है। अगर आप कहीं पे भी जाके, अगर आप संसार में कहीं बात करेंगे कि मालवीय गेहूं पे काम कहाँ हो रहा है हिंदुस्तान में, तो इसी केंद्र की बात करेगा। आप इंदौर चले जाइए, वहाँ पे IRI का रीजनल स्टेशन है जो भीट या गेहूं अनुसंधान केंद्र के नाम से जाना था। आप चले जाइए, यहाँ पे आपको उसके बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। और हमारी एक से एक अच्छी वैरायटी और लगातार निकल रही है। ऐसा शायद आपको हिंदुस्तान में कोई सेंटर नहीं मिलेगा इतने कम आदमियों में, और इतना अच्छा जो वैरायटी निकाल रहे हैं। और सभी की जो है नेशनल लेवल पर पहचान है, इंटरनेशनल लेवल पहचान है। तो डॉक्टर साहब, आपने हमारे किसान भाइयों का मार्गदर्शन किया, गेहूं की जातियों के बारे में बताया, कठिया गेहूं और रोटी वाला गेहूं। इसके अलावा डॉक्टर साहब ने बताया गेहूं की गुणवत्ता के बारे में,
वो गेहूं की जो नई किस्में हैं जो आने वाली हैं भविष्य में, उनके बारे में भी डॉक्टर साहब ने बताया। और डॉक्टर साहब, आपका संस्थान क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र इंदौर लगातार प्रयासरत है किसानों की समस्याओं का हल करने के लिए। कम संसाधन है, कोई समस्या नहीं है, क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र इंदौर लगातार किसानों की मदद करते रहेगा। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का खबरें खेती में। आइए पहले नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। उत्पादकता वृद्धि जरूरी, बीजोपचार पश्चात करे चने की बुआई, दलहनी फसलों में उर्वरक प्रबंधन, धनियों को खरपतवार से बचाए और ड्रिप सिंचाई के लाभ। और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि भारत में खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ ही दुनिया के बड़े हिस्से की खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता भी है। भविष्य की जरूरतों और चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए रणनीतिक योजनाओं के साथ देश आगे बढ़ रहा है। श्री तोमर ने ये बात भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ द्वारा आयोजित लीड्स 2022 कॉन्फ्रेंस में कही। उन्होंने कहा कि उच्च खाद्यान्न उत्पादन बनाए रखने के लिए उत्पादकता बढ़ाना जरूरी है। इसके लिए भी देश सचेत है। खेती में तकनीक का समावेश करते हुए किसानों तक पहुंच बढ़ाने और सिंचाई व्यवस्था से कृषि की लागत कम की जा सकती है और उत्पादन और उत्पादकता को हम भी बढ़ा सकेंगे। चने की फसल में जड़ गलन और उगटा रोग की रोकथाम के लिए कार्बेंडाजिम 0.75 ग्राम और थायरम 1 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से बीज को उपचारित करें। बीजों को राइजोबिया कल्चर और पीएसबी कल्चर से उपचार करने के बाद ही बोए। 1 हेक्टेयर क्षेत्र के बीजों को उपचारित करने के लिए 3 पैकेट कल्चर पर्याप्त होता है। बीज उपचार करने के लिए आवश्यकता अनुसार पानी गर्म करके गुड़ घोलें। इस गुड़ पानी के घोल को ठंडा करने के बाद कल्चर को इसमें अच्छी तरह से मिलाएं। इसके बाद कल्चर मिले घोल से बीजों को उपचारित करें और छाया में सुखाने के बाद जल्दी ही बुआई करें। सबसे पहले कवकनाशी, फिर कीटनाशी और इसके बाद राइजोबिया कल्चर से बीजों उपचार करें। दलहनी फसलों से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए मृदा परीक्षण के आधार पर उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए। सामान्य दशाओं में नाइट्रोजन 20 किलोग्राम, फास्फोरस 7 किलोग्राम, पोटाश 20 किलोग्राम तथा गंधक 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर का बुआई पूर्व आधारित प्रयोग संतत किया जाता है। उपरोक्त मात्रा की पूर्ति 100 किलोग्राम DAP, 33 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और 200 किलोग्राम जिप्सम प्रति हेक्टेयर प्रयोग करने से प्राप्त किया जा सकती है। जिन क्षेत्रों में जस्ते की कमी हो वहां 20 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर बुआई के समय प्रयोग करें। फली बनते समय अथवा देर से बोई गई फसल में शाखाओं के बनते समय 2% यूरिया या DAP के घोल का छिड़काव करने से समुचित पैदावार मिलती है। मृदा में विशिष्ट सूक्ष्म पोषक तत्व जिंक की कमी हो तो 15 से 20 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर तथा 1 ग्राम अमोनियम मैलिब्लेट प्रति किलो बीज में प्रयोग करना चाहिए। उर्वरक का प्रयोग कूड़ों में फर्टीसीड ड्रिल से करना चाहिए। धनिया की फसल को खरपतवारों से अत्यधिक नुकसान होता है। प्रारंभिक अवस्था में खरपतवारों की रोकथाम करके धनिया के उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। धनिया में मुख्य रूप से चील, भाबरा, लुनकिया, चिनियारी, कृष्णनील, पत्थरचट्टा, गरगना, राकड़ी, बातड़ी, चंदनपत्री आदि खरपतवार नुकसान पहुंचाते हैं। फसल की प्रारंभिक अवस्था में निराई गुड़ाई करके खरपतवार निकालना नितांत आवश्यक होता है। इसके बाद बुआई के 30 से 35 दिन बाद एक निराई और करनी चाहिए एवं रासायनिक खरपतवार नियंत्रण हेतु बुआई के तुरंत बाद 1-2 दिन के अंदर 3 लीटर पैंडी मिथालिन 30% EC को 800 से 1000 लीटर पानी में मिलाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। ड्रिप पद्धति सिंचाई की आधुनिकतम पद्धति है। ड्रिप सिंचाई से भूमि के अंदर जल और वायु का समन्वय होता है, जिससे पानी की कमी या अधिकता का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। चूँकि सिंचाई की इस पद्धति से पानी की गहराई तक रिसाव, अफवाह और वाष्पीकरण नहीं होता और पौधे की जड़ क्षेत्र के एक भाग में ही पानी दिया जाता है। इस प्रकार इस पद्धति द्वारा परंपरागत सिंचाई विधि अथवा बौछारी की तुलना में बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है। इस विधि में कम पानी लगने और पानी देने के लिए
कम जल दबाव आवश्यक होता है, अतः अन्य सिंचाई पद्धतियों की तुलना में कम ऊर्जा की खपत होती है। भूमि की ऊपरी सतह शुष्क रहने के कारण फसल पर खरपतवारों का कम प्रकोप होता है और आर्द्रता वातावरण में बढ़ने वाले फफूंद, जीवाणु और अन्य रोगाणु विषाणुओं की वृद्धि होती है। ड्रिप सिंचाई निश्चित जल की कमी वाले क्षेत्रों में वरदान है। ड्रिप सिंचाई उबड़-खाबड़ और ऊंची नीची जमीनों में भी की जा सकती है। तो किसान भाइयों, आज की खबरें खेती में इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।